सो वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कौन सी बॉडी इसको पब्लिश करती है, दीपो करती है, कौन से ईयर से हुआ, 2007 से हुआ, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है और इंडिया की रैंक क्या है। पहली बात, इंप्रूव हुई है, 46 से 40 हो गई है, ठीक है। अब जो बेस्ट कंट्रीज है, टॉप 5 कंट्रीज है, वो कौन सी है? तो ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, तो पहला स्विट्जरलैंड है, नो ब्रेनर है। इसके बाद यूएसए है, फिर स्वीडन है, फिर यूके है, फिर नीदरलैंड है। आपको इतना सब कुछ नहीं देखना है। इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। और इंडिया जो बेस्ट परफॉर्मेंस दी है ना, वो अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एक्सपोर्ट में दिया है, बिकॉज हमें पता है कि वी आर नेट एक्सपोर्टर इन सर्विसेज, राइट। तो इसमें इंडिया की फर्स्ट रैंक आई हुई है, ठीक है। बाकी सारी चीजें नहीं देखनी है। एक बार क्विकली हम देख लेंगे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है। तो ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि 67 में बनी थी, ठीक है। इसका काम क्या है कि जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, उनके राइट्स को सिक्योर करना। तो आईपीएस कितने टाइप के होते हैं, एक मिनट बता देती हूँ। ये देख लो, सबसे पहले आईपीआर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है पेटेंट, फिर डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बायोडाइवर्सिटी, जीआई टैग्स, प्लांट वेराइटीज, इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड। तो एक एक करके पहले इसका मतलब देख लेते हैं। देखो पेटेंट क्या होता है। पेटेंट मतलब कि आपने कोई टेक्निकल इन्वेंशन किया, जैसे आपने फ्रिज बना दी, आपने कोई वोटिंग मशीन बना दी, या आपने कोई ऐसी मेडिसिन बना दी, कोई वैक्सीन बना दी। ऐसी चीजें जो कि आपने इन्वेंट किया है, जो कि पहले कभी नहीं बना था, किसी टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन से आपने क्रिएट किया, एंड नाउ यू वांट टू सेफगार्ड द ओरिजिनल इन्वेंशन, क्योंकि आपसे पहले किसी ने नहीं किया, चाहे ये कोई मेडिसिन हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे कोई डिवाइस हो, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, आपको पेटेंट चाहिए रहेगा। इंडिया में पेटेंट कौन एडमिनिस्टर करता है? इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970। और डिजाइन कौन करता है? डिजाइन मतलब क्या होता है कि आपने बेसिकली कोई सी भी डिजाइन क्रिएट कर दी है, ठीक है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन हो, या कोई हार्डवेयर डिजाइन हो, या कोई प्रोफाइल डिजाइनिंग हो, कुछ भी हो, तो ये आपका डिजाइन एक्ट 2000 एडमिनिस्टर करता है। और तीसरा आता है ट्रेडमार्क, ठीक है। ये तीनों हम साथ में पढ़ेंगे, पीडीआर, ठीक है। पीडीआर जनरली गोज हैंड इन हैंड। पीडीआर होता है, ट्रेडमार्क होता है आपका कोई भी वर्ड, जैसे आपने देखा होगा कि लेस के पैकेट में ऊपर एक ऐसा साइन बना आता है फ्रीटोले का, तो वो उसका ट्रेडमार्क है, ठीक है। नेस्ले का एक साइन आता है, एचयूएल का एक ट्रेडमार्क आता है। तो इस तरीके से कोई भी सिंबल, वर्ड या डिजाइन जो कि किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए ही क्रिएटेड है, जैसे लेस के लिए लेस का ट्रेडमार्क है, कुरकुरे के लिए कुरकुरे का ट्रेडमार्क है, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। तो ये कौन रेगुलेट करता है? ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999। अभी जो पीडीआर है ना, पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क, सॉरी पीटीडी, पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क, दिस ऑल इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेड मार्क्स, ठीक है। ये वाली बॉडी करती है, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीटीडी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। अब आते हैं कॉपीराइट का। देखो, अगर आपने ह्यूमन क्रिएटिविटी के चलते कोई भी चीज को इन्वेंट किया, जैसे कि इन्वेंट तो नहीं किया, बट आपने कोई ऑथरशिप करी, आपने कोई आर्ट बना लिया, कोई पेंटिंग बना ली, कोई रिटन वर्क बना लिया, कोई मूवी बना ली, कोई प्ले बना लिया, कोई भी चीज विच इन्वॉल्व नॉट जस्ट साइंटिफिक बट मोस्टली ह्यूमन क्रिएटिविटी, देन दैट कम्स अंडर कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट कौन सा एक्ट से एडमिनिस्टर होते हैं? 57 के एक्ट से। और इंडिया में इसको देखता है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। अब ऐसी कोई बायोडाइवर्सिटी है, उसको अगर आपको पेटेंट कराना है आईपीआर, तो वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर होता है। और इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि इसी एक्ट के अंदर बनी है। फिर जीआई टैग आते हैं, तो जीआई टैग को कौन सा एक्ट देखता है? ये काफी फेमस है, यूपीएससी ने पूछा भी है। तो 1999 का एक्ट है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किसके पास है? एक मिनट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के पास, ठीक है। फिर सपोज आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड प्रोड्यूस किया, आपने कोई ट्रांजिस्टर बनाया, आपको उसका पेटेंट करना है, कोई सेमीकंडक्टर बनाया, उसका करना है, तो वी हैव एक्ट ऑफ 2000। और इंडिया में इसको कौन देखता है? ये वाली रजिस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री। इस बार ना विजन ने बहुत ज्यादा वैल्यू एनरिचमेंट करके नहीं दिया है, अनफॉर्चुनेटली। मतलब इन्फोग्राफिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया है ताकि आपको इजी टू लर्न हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं किया, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो ठीक है, हम देखेंगे जितना हम अपने एंड से कर पाए, बाकी तो विजन तो करना ही होता है। फिर इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार न्यूज में भी चल रहा था कि प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट, जैसे आपने सुना होगा कि गुजरात में पेप्सिको और फार्मर्स के बीच में क्लैश हो गया था कि पेप्सिको का जो ट्रेडमार्क पोटैटो है ना, वो फार्मर्स ने उगा दिया था बिना परमिशन के, तो उन पे 1000 करोड़ का फाइन लगा दिया था, ठीक है। तो ये प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट, तो ये कौन से एक्ट से गवर्न होता है? 2001 के। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसको ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि कौन कौन से आईपीआर होते हैं।
आईपीआर को ग्लोबल लेवल पे कौन प्रोटेक्ट करता है? वीपो, और इंडियन लेवल पे अलग अलग बॉडीज एडमिनिस्टर करती है, डिपेंड कि वो कौन से डोमेन पे काम कर रहे हैं, कौन से डोमेन का आईपीआर है। अब वीपो पे दोबारा आते हैं, इंडिया मेंबर है कि नहीं? इंडिया मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्या सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर इसका पार्ट है? नहीं, सिर्फ 193 मेंबर्स इसका पार्ट है। दूसरी चीज की ये आप ध्यान रखना, आपको प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि नाइस एग्रीमेंट, लोकार्नो अग्रीमेंट, स्ट्रासबर्ग अग्रीमेंट, वियना अग्रीमेंट, ये सब किससे रिलेटेड है? तो एक एक करके याद नहीं रखो, बस इतना याद रखो कि ये वीपो एडमिनिस्ट्रेड ट्रीटीज हैं, तो ऑब्वियसली ये आईपीआर की डायरेक्शन में ही काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे नाइस एग्रीमेंट, लोकार्नो, स्ट्रासबर्ग, वियना, ये एक दो बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार ही फिर भी देख लेते हैं कि अगर सपोज आपका कोई प्ले है, ठीक है, आपने लंदन में जाके कोई प्ले कर लिया, कोई मूवी बना ली, कोई आर्ट का चीज बना ली, कोई भी फिगरेटिव एलिमेंट बनाया, तो उसको जो प्रोटेक्ट करता है ना, वो वियना अग्रीमेंट होता है। ठीक है, सपोज आपने कोई पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल्स बनाए इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आपने वैक्सीन वगैरह क्रिएट किया है, कोई अलग टाइप का कंप्यूटर बना दिया, तो दैट इज सिक्योर्ड बाय स्ट्रासबर्ग अग्रीमेंट। अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन बना दी, सेमीकंडक्टर चिप, मशीनरीज, ये सब बना दिया, तो ये लोकार्नो अग्रीमेंट के अंदर आएगा। और अगर आपने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर कराए तो दैट विल बी प्रोटेक्टेड बाय नाइस एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंडियन लेवल पे। ये तो ग्लोबल हो गया कि वीपो ने बना दिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन बनाएगा? ये बनाएगा हमारा नीति आयोग। नीति आयोग के साथ दूसरी बॉडी है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालता है और इसके टोटल 7 पैरामीटर्स होते हैं। 5 इनेबलिंग पैरामीटर्स होते हैं और 2 परफॉर्मेंस बेस्ड पैरामीटर होते हैं। देखो कितना सिमिलर है जीआईआई से। जीआईआई में भी हमने पढ़ा था ना कि 5 इनपुट बेस्ड होता है और 2 आउटपुट बेस्ड होता है। अभी जीआईआई में यही चीज देखिए, देखो ऊपर ये देखो, ये इनपुट इंडिकेटर 5 हो गए, आउटपुट इंडिकेटर 2 हो गए। तो इसी लाइन में ही पूरा कॉपी किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने। इसने भी 5 इनेबलर बनाए, 2 आउटकम बेस्ड बनाए। कौन से हैं वो आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना सा देख लो। ठीक है, इन 7 पिलर्स के अक्रॉस होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और बेस्ट इनोवेशन बताइए कौन सा स्टेट करेगा? ऑब्वियसली जो सिलिकॉन वैली है इंडिया का, यानी कि कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के बाद वेरी सरप्राइजिंगली मणिपुर, यूटीज में चंडीगढ़। ठीक है, दे हैव टॉप्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। अब इसके बाद आते हैं कि इंडिया की आईपीआर रिजीम कैसी चल रही है। तो अभी ना थोड़ा सा कुछ जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, इसने एक रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया की आईपीआर रिजीम कैसी है और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आईपीआर में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आता है। कॉपीराइट आता है, जीआई टैग आता है, पेटेंट आता है, रजिस्टर्ड डिजाइन ट्रेडमार्क आता है। ठीक है, और ये सब कुछ किसकी गाइडलाइंस पे चल रहा है? ये सब कुछ चलता है ट्रिप्स गाइडलाइन पे। ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस थी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये वर्ल्ड का ओनली मल्टीलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट है आईपीआर के ऊपर। ठीक है, और ये जो ट्रेड ट्रिप्स है ना, इट हैज इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कन्वेंशन। बहुत कन्वेंशन हुए थे, उसमें अलग अलग बातें बताई गई, वो सारी की सारी ट्रिप्स में मानी गई एक साथ। ठीक है, तो जैसे कि पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए होता है। ठीक है, पेरिस में आप देख लो, जैसे पेरिस में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो वहां के लिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं के लिए हमने कर लिया कि आईपी के प्रोटेक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए आपने पेरिस कन्वेंशन किया। अगर कोई लिटरेरी वर्क है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, तो उसके लिए बर्न कन्वेंशन है। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी फिगरेटिव एलिमेंट्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए वीपो बैक्ड एग्रीमेंट कौन सा है? जितने भी फिगरेटिव थे उसके लिए मैंने आपको बताया था वियना कन्वेंशन। ठीक है, और वियना कन्वेंशन के साथ साथ बर्न कन्वेंशन भी आपको ध्यान रखना है कि सब आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आईपीआर रिजीम में आता है। तो आईपीआर देखो, सबसे पहले तो आईपीआर रिजीम इंडिया क्या किसी भी कंट्री की ट्रिप्स से रेगुलेट होती है। ठीक है, ट्रिप्स कैसे आया और कब आया? तो क्या हुआ, ट्रिप्स के बारे में रेगुलेशन, मतलब एक बहुत लंबी नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे डब्ल्यूटीओ में, जिनको कहते हैं उरुग्वे राउंड। ठीक है, ये अबाउट ना 10 साल तक चले, 8-10 साल तक चले, लेकिन अभी भी उरुग्वे का कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है। ठीक है, कि मतलब इनडिसाइसिव रहे मोस्टली, लेकिन उरुग्वे राउंड से सबसे पहले नेगोशिएट हुआ था ट्रिप्स। ठीक है, फिर इवेंचुअली ये ट्रिप्स को अडॉप्ट कर लिया गया कंट्रीज के द्वारा, और इसने सेटअप किए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर फॉर द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। ठीक है, इसको फाइनली अग्री किया गया, सारी कंट्रीज से तो नहीं, बट 164 मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूटीओ, इन्होंने उसको अग्री कर दिया। और ट्रिप्स के अंदर ही
एक और प्रोविजन आया कंपलसरी लाइसेंसिंग का, ठीक है। कंपलसरी लाइसेंस मतलब होता है, सपोज मैं एग्जांपल से बताती हूँ, सपोज कोविड की वैक्सीन है, ठीक है। अब कोविड की वैक्सीन का पेटेंट किसी ने करा दिया यूएस में, ठीक है। यानी कि अब अगर इंडिया या बाकी कंट्रीज हैं, इनको वैक्सीन चाहिए तो इनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेंगी ये सारी चीजें, तो इसीलिए एक प्रोविजन लाया गया कंपलसरी लाइसेंस का। यहाँ पे ये होता है कि आपको लाइसेंसिंग दे दी जाती है अबाउट 10 साल की, बट यू ऑल्सो हैव परमिशन। जैसे मैंने कोविड की वैक्सीन बनाई तो मेरे पास 10 साल का इसके पास परमानेंट लाइसेंस मेरे पास रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँ या अगर WTO के मेंबर्स बोले, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी क्राइसिस आ रही है कि वो लाइसेंस इजीली अवेलेबल कराना है, तो उसके लिए मैं कंपलसरी लाइसेंस का क्लॉज इवोक कर सकती हूँ, जिसके अंडर मुझे जितनी भी सारी लाइसेंसिंग फैसिलिटीज है ना, ये सस्ते में मैं दूसरों को दे सकती हूँ। मतलब कोविड की वैक्सीन सस्ते में प्रोवाइड करा सकती हूँ सबको, बिना अपना लाइसेंस का फी चार्ज करे, रॉयल्टी चार्ज करे, ठीक है। तो ये कब आया, WTO के दोहा डिक्लेरेशन से, ओके। अब फ्रेमवर्क रेजिम जो आईपीआर में है इंडिया की, वो मैंने बताया कोई एक बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अलग अलग टाइप के आईपीआर के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। अब इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। यार पता है किसको होता है, मतलब आपको और मुझे पता है क्योंकि हम यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बट बाकी सबको पता होगा क्या, नहीं। स्पेशली जो जो एमएसएमई के लोग हैं, स्पेशली जो ऐसे वर्कर्स हैं जो स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उनको नहीं पता। अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया में। इस अवेयरनेस के लिए नाइपैम इनिशिएटिव है। अब नाइपैम इनिशिएटिव किस चीज के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करता क्या, इवेंचुअली आपका इंडस्ट्रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाता है, आपका इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट बढ़ाता है, आपका कॉमर्स वगैरह बढ़ाता है, ठीक है। अब तो ये सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे 1 मिलियन स्टूडेंट्स को, कि कल को जाके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आए, तो एटलीस्ट उन्हें आईपीआर के बारे में बेसिक चीजें बताओ, ठीक है। टू बी प्रिसाइज, इस मिनिस्ट्री की का कौन सा डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो द डिपार्टमेंट ऑफ पीटीडी, जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोलर ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, इसको कर रहा है, ठीक है। इसका टारगेट ग्रुप क्या है, किसको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, 1 मिलियन स्टूडेंट जो कि 8वीं से लेके 12वीं क्लास तक है, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आते हैं कि इंडिया का स्किल डेवलपमेंट लैंडस्केप कैसा चल रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, एक रिपोर्ट है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, ठीक है। इसमें कुछ चीजें रिवील करी। पहली चीज कि इंडिया का जो टोटल एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है ना, वो इवेंचुअली बढ़ गया है। कितना बढ़ा है ये ध्यान मत रखना, बट मोर देन 50% हो गया है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेटमेंट आपको बनाया जा सकता है कि इंडिया का एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स 50% से ज्यादा है, तो बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। और बढ़ेगा ही, क्योंकि अब आप एजुकेशन ज्यादा दे रहे हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है, तो एजुकेशन तो बढ़ेगा ही ना, एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स बढ़ेगा ही। इसमें भी अगर हम सेग्रीगेट करें मेन और विमेन में, ठीक है, तो इसमें ये देखा गया है कि जो टोटल एम्प्लॉयबल मेल है वो टोटल एम्प्लॉयबल विमेन से कम है, ठीक है, ये लेस है। तो टोटल एम्प्लॉयबल विमेन जो है वो 52.8% है, और जो मेन है वो लेस देन 50% है। तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा एम्प्लॉयड कौन है, मेन ज्यादा एम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू विमेन, लेकिन एम्प्लॉयबल ज्यादा कौन है, विमेन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब स्टेट्स विथ हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी, ये नो ब्रेनर है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हुई वहां पे यूथ ज्यादा होगी, वहां पे एम्प्लॉयबिलिटी भी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, फिर है महाराष्ट्र में, फिर है नेशनल कैपिटल दिल्ली में। तो ये 3 बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखोगे मध्य प्रदेश टॉप 10 में भी नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वी हैव नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, NSDC, सेक्टर स्किल काउंसिल। देखिए इतना हल्के तरीके से दिया ना विजन ने कि पढ़ने का भी इसको मन नहीं करेगा, तो इसको छोड़ दो। फिर अब पॉलिसी कौन सी है, 2015 की एक पॉलिसी आई हुई है, इसको भी छोड़ दो। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। देखो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड प्रधानमंत्री युवा योजना। युवा योजना तो अभी कम चल रही है, लेकिन कौशल विकास बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। और यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था 17 या 18 में कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग या प्रायर लर्निंग स्कीम किसके लिए होती है। तो क्या होता है कि जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं या कुछ कारपेंटर वगैरह होते हैं जिनको पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, उनकी स्किल्स उनके पास होती है, वो प्रायर लर्नड होते हैं, ठीक है। जैसे कारपेंटर, मेसनरीज, ये सारे जो है इनके पास थोड़ा बहुत प्रायर लर्निंग होती है, लेकिन इनको ना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो इनके लिए थी प्रायर लर्निंग स्कीम कि इनको ना सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि हाँ आपको कारपेंट्री आती है, ताकि इनको
अपनी एम्प्लॉयबिलिटी अपनी बढ़ा पाए, ठीक है, जाके एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाए। फिर इसके बाद है देखो एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए कि ये सेंटर कहाँ पे है, तो वाराणसी में है, ठीक है, स्किल इंडिया। ओके, तो इसके बाद है स्किलिंग रेवोल्यूशन इनिशिएटिव, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है। इसमें क्या करना है कि 1 बिलियन पीपल को ज्यादा अच्छे एजुकेशन, बेटर स्किल्स और बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के साथ तैयार करना है बाय द एंड ऑफ 2030। ये वही टाइम है जब एसडीजी गोल्स भी हमारा डेडलाइन लेके चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद बाकी सारा नहीं करना, एक भारत स्किल फोरम कर दो। तो इसमें क्या है, जैसे यार एक आप लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं सुना है स्किल शेयर करके, तो स्किल शेयर में क्या होता है कि सारे लोग आते हैं और अपनी स्किल्स बांटते हैं आपस में। ऐसे ही स्किल इंडिया मिशन के अंदर एक पोर्टल बनाया है, सॉरी, स्किल इंडिया मिशन के अंदर एक पोर्टल बनाया है, एक फोरम बनाया है, भारत स्किल्स फोरम। ये भी एक डिजिटल नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आईटीआई ट्रेनीज, ट्रेनर्स, इंडस्ट्री के लोग सारे आके आपस में अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, स्किल एक्वायर करेंगे, स्किल इम्पार्ट करेंगे, ठीक है। फिर एक है ग्लोबल स्किलिंग कॉर्पोरेशन, ये भी स्किल इंडिया मिशन के अंदर है। कौन इसको कर रहा है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और बाकी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, एमआईटी, ये सारी जो आईवी लीग के टॉप टियर इंस्टीट्यूट है, ये सब लोग मिलकर एक कोलैबोरेशन करेंगे ताकि इंडिया के लोगों को ग्लोबल लेवल पे स्किल किया जाए, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जिसका सब डेटा हमने पढ़ा, ये कौन पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश करता है Confederation of Indian Industries, VBox, in partnership with All India Council for Technical Education, ठीक है। अब ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सबसे अच्छी स्कीम है इस साल की, जो है इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर, इसका नाम है निपुण, ठीक है। तो निपुण, इसका नाम है निपुण। तो आपको यू से समझ जाना है कि किसी की अपस्किलिंग हो रही है, ठीक है। और अपस्किलिंग किसकी हो रही है, निर्माण वर्कर्स की। निर्माण मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दे देंगे, अपस्किलिंग कर देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पे रहेगी, बिल्डिंग्स वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, अर्बन एरिया में, ठीक है। इसीलिए इसकी मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इनका एम क्या है, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन करना और उनको सर्टिफाई कर देना, ठीक है। अब इनको जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करी जाएगी वो किसी स्किल बेस्ड फ्रेमवर्क पे करी जाएगी। तो वो स्किल फ्रेमवर्क कौन सा है, वो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF का कंप्लायंट रहेगा ये पूरा स्कीम। और ये 3 पार्ट में होगा। अब देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हम अर्बन एरियाज के वर्कर का स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो कोई ऐसी स्कीम है अभी जो कि अर्बन एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो डेफिनेटली है। ये भी महुआ की ही फ्लैगशिप स्कीम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ऐसे ही आपकी दीनदयाल उपाध्याय नेशनल ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन भी है, रूरल लाइवलीहुड मिशन भी है। ऐसे ही आपके पास ये अर्बन लाइवलीहुड है, इसी के अंदर ही है ये निपुण स्कीम। ये 2015 में लॉन्च हुई थी और ये 3 पार्ट में। पहला तो देखो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, वही जो प्रायर लर्निंग स्कीम मैंने आपको बताया था 2017 में यूपीएससी ने पूछा था इसको, ठीक है। तो पहली बात तो जिनको पहले से कंस्ट्रक्शन करना आता है ना, उनको सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा रिकॉग्नाइज करते हुए कि आपको पहले से स्किल्स आती है। दूसरी चीज, जिनको कुछ नहीं आता उनको फ्रेश स्किलिंग दी जाएगी। और तीसरी चीज, लोगों को इंटरनेशनल प्लेसमेंट दिए जाएंगे कि वो लोग जाके बैंकॉक में बिल्डिंग बना पाए, ऐसे करके सोच लो, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये NSQF कंप्लाइंट है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, देखो स्कीम तो किसी एक की हो सकती है ना, किसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया क्योंकि उसको फंड प्रोवाइड कर रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी अलग होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी इसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के अंदर, विच इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसका एम ये है कि अबाउट 150 मिलियन इंडियंस को ट्रेन कर देना है बाय 2022 अलग अलग स्किल से, ठीक है। ये जो ट्रेनीज रहेंगे ना, अब देखो जैसे ये लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनको सिखाते सिखाते हो सकता है कि टॉप फ्लोर में 50वें फ्लोर पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते करते गिर गए बेचारे, या इनको लग गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ये हेल्थ हजार्ड होता है, इसीलिए इनका बीमा भी कराया जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहेगा 2 लाख तक का। और उनको डिजिटल स्किल्स भी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। तो ये निपुण स्कीम है, निपुण स्कीम को अच्छे से याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कौन से लोगों के लिए है और कौन सी मिनिस्ट्री के लिए है, ठीक है।
फिर अब आते हैं यूनिकॉर्न्स। तो इंडिया में ना यूनिकॉर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आई गेस इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स क्रॉस हो चुके हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री विद यूनिकॉर्न इंडिया ही है अभी। तो अब देखते हैं कि यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर एक ये डिपार्टमेंट है DPIIT। इसने कुछ क्राइटेरिया बनाया स्टार्टअप का। पहले सुनो क्या क्राइटेरिया है। कंपनी 10 साल से कम क्यों नहीं चाहिए। जैसे अभी अन अकेडमी है ना, ये स्टार्टअप ही है। अन अकेडमी शायद जैसे 2007 में लॉन्च हुई होगी, 7 में तो नहीं आएगी, 17 में लॉन्च हुई है। तो अभी ये 2027 तक तो ये स्टार्टअप ही रहेगी। भले ये बहुत बड़ा जायंट बन चुका है, फिर भी ये स्टार्टअप रहेगा। लेकिन एक और क्राइटेरिया है जिसके अंडर ये स्टार्टअप के बाहर जा सकता है। पर सुनो, सबसे पहले तो कंपनी की एज 10 साल, ठीक है, 10 साल से कम की होनी चाहिए। दूसरी चीज कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। सपोज करो कि कभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आ गया, या किसी ने गवर्नमेंट या किसी पब्लिक बॉडी ने या किसी कोऑपरेटिव बॉडी ने आके बोला कि मैं अपना स्टार्टअप खोल रहा हूँ, छोटा बिजनेस खोल रहा हूँ, तो वो स्टार्टअप में नहीं आएगा। सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये तीन, सिर्फ ये तीन ही क्वालिफाई करेंगे स्टार्टअप बनने के लिए। एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम का होना चाहिए, ठीक है। अगर 100 करोड़ से ज्यादा का हो गया टर्नओवर तो फिर वो स्टार्टअप नहीं रह जाता, ठीक है। इनफैक्ट वो तब क्या होता है, यूनिकॉर्न कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि रिलायंस का एक फ्यूडेटरी था और रिलायंस का दूसरा फ्यूडेटरी था, उन दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए और फिर अब दोनों बोल रहे हैं कि मैं अलग स्टार्टअप हूँ, मैं अलग स्टार्टअप हूँ। ऐसा भी नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो छोटे छोटे स्टार्टअप, जैसे सपोज करो कि अभी ये फिजिक्स वाला और ओनली आईएएस दोनों साथ में आ गए, ठीक है, और आप बोलो कि अब ये टोटल एक स्टार्टअप बन गया, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते। ये ओरिजिनल होना चाहिए, पहले के एग्जिस्टिंग बिजनेस का अमेलगमेशन नहीं होना चाहिए, उसका ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये दोनों ही स्टार्टअप थे, PW और ओनली आईएएस, तो ये जो रिजल्टेंट है ये भी स्टार्टअप ही रहेगा। लेकिन सपोज करो कि रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस एक ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है, उसने अक्वायर कर लिया ओनली आईएएस को, तो अब ये स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, अब ये बिजनेस में आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज कि इनका जो भी आइडिया है, जो इनोवेशन है, वो स्केलेबल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, तभी ये स्टार्टअप कहलाता है, ठीक है। अगर ये वही पापड़ वापड़ बेचने लगे, कोई इनोवेशन ना रहे, तो इसको स्टार्टअप में क्लासिफाई नहीं करेंगे। अब एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न कब बनता है, जब उसका इवैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा चला जाता है, ठीक है। 1 बिलियन से ज्यादा जाने वालों को यूनिकॉर्न कहते हैं। और इंडिया भी थर्ड रैंक पे है। हमने इतने यूनिकॉर्न्स बना लिए। तो सबसे पहला यूएस है, यूएस में वैसे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन बहुत ज्यादा है। सेकंड नंबर पे चाइना है, चाइना में पैसा बहुत ज्यादा है। और सरप्राइजिंगली इंडिया थर्ड नंबर पे आ गया। इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इनको स्टार्टअप को फंडिंग कहाँ से मिलती है, तो आपने सुना होगा कि इन लोगों कौन, जैसे ये सेफोरा है, कुछ और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये लोग सब करते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउड फंडिंग, लोन्स, इन सब की मदद से इनको फंडिंग मिलती है, ठीक है। बेसिकली ये लोग अपना शेयर और डिविडेंड इशू नहीं कर सकते, इक्विटी इशू नहीं कर सकते शेयर मार्केट में पैसे उठाने के लिए। इनको या तो वेंचर कैपिटलिस्ट देंगे, या एंजल इन्वेस्टर्स देंगे, या क्राउड फंडिंग करेंगे, या लोन्स लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब इंडिया में स्टार्टअप प्रमोट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स थे। 2015 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आ गया, ठीक है। उसने एक फंड भी क्रिएट कर दिया, जिसको सीड फंड कहते हैं, कि स्टार्टअप को इनिशियल लेवल पे जो भी सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, वो आपको सरकार प्रोवाइड करेगी। फिर एक समृद्ध स्कीम है। तो समृद्ध में आपको बहुत ज्यादा अंदर डूबना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्टअप से रिलेटेड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद है फंड्स फॉर स्टार्टअप। तो ये भी एक फंड बेस्ड मैकेनिज्म है जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर है, जहाँ पे फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ का। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, इतना बड़ा फंड कोई तो मेंटेन करेगा। तो सरप्राइजिंगली स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिड भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा या मैनेज करेगा, ठीक है। ऐसे हम स्टार्टअप के लिए अवार्ड भी देते हैं, हमने सीड फंड स्कीम भी खोल के रखी हुई है। और सीड फंड स्कीम का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो हैंड होल्डिंग कौन से फेजेस में करती है, तो ये क्वेश्चन ना किसी एक स्टेट पीसीएस या कहीं पे ही आया हुआ है कि एक स्टार्टअप का ना क्रोनोलॉजी क्या होता है। देखो, सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हो, आप एक आइडिया लेके आते हो, उस आइडिया की प्रूफिंग होती है कि वो आइडिया कहीं कॉपीड तो नहीं है। जब प्रूफिंग हो जाती है तो आप फिर एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हो, एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्सिंग करते हो।
प्रोटोटाइप डेवलप करने के बाद आप प्रोडक्ट बना देते हो, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको मार्केट में एंट्री कराते हो, कुछ लोगों में ट्रायल कराते हो, जब कुछ लोगों में ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है फिर आप उसका कमर्शियलाइजेशन कर देते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका एक साइकिल स्टार्टअप बनने की, ओके। अब आपको रैंकिंग वैंकिंग ये सब नहीं देखना। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखो, ई मार्केट प्लेस मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन दुकान, और ऑनलाइन दुकान में क्या किया गया है कि गवर्नमेंट को अब जो भी चीजें खरीदनी है ना, वो अपने पर्सनल टेंडर या पर्सनल चैनल से नहीं कर सकता। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अब कोई भी प्रोडक्ट को जीईएम से ही खरीदना है। अब ये दो जगह से खरीद सकती है, या तो ये प्राइवेट प्लेयर से खरीद सकती है, या तो ये पब्लिक प्लेयर से खरीद सकती है, मतलब खुद किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी पीएससी से खरीद सकती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से खरीद सकती है। लेकिन यहाँ पे परचेज कौन करेगा? ये तो सब सेलर्स हो गए, ये सब सेलर है, लेकिन परचेजर कौन है? परचेजर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट थी अभी तक तो, ठीक है। एक मिनट बस, हाँ, परचेजर अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट थी, लेकिन रिसेंटली न्यूज में कोऑपरेटिव्स को भी अलाउ कर दिया गया है कि दे कैन आल्सो परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या काम कर रहा है? कॉमर्स का काम कर रहा है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। लॉन्च कब हुआ है? 2016 में, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ये ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट कराए सारे गवर्नमेंट बायर्स के लिए। बायर कौन कौन है मैंने आपको बता दिया, ये दो लोग बायर हैं और ये सब लोग आपके सेलर्स हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे गवर्नमेंट ना सिर्फ गुड्स खरीद सकती है बट सर्विसेज भी खरीद सकती है, तो ये सर्विसेज आपको ध्यान रखनी है। अब ये पोर्टल थोड़ी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो फंड देगा। तो पोर्टल किसने बनाया हुआ है? पोर्टल बनाया है नेशनल ई गवर्नेंस यूनिट ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। और इसको मैनेज कौन कर रहा है? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, जीईएम का स्पेशल पर्पस व्हीकल, विच इज अ कंपनी अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं जीईएम की जो आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट का कोई भी एजेंसी कुछ भी खरीदे उसको मैंडेटरली उसको जीईएम से ही खरीदना पड़ेगा, किसी और चैनल से नहीं खरीद सकती है, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव्स के लिए ये मैंडेटरी नहीं बनाया गया है, ठीक है। और ये मैंडेटरी बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कर दिया। फिर आते हैं कुछ और वर्ड्स पे, जैसे गिग वर्कर, गिग वर्कर्स या फिर इनको प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहते हैं। एक्चुअली मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि गिग वर्कर दो टाइप के होते हैं, एक प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं और एक नॉन प्लेटफॉर्म होता है। अब देखो, पहले तो गिग वर्कर होते क्या है? आप जब किसी ऑफिस में जाते हो तो आप एक एम्प्लॉय हो, आपका एक एम्प्लॉयर है, ठीक है। आपके पास एक एचआर है, वो आपको गवर्न करेगा, आपको कुछ ग्रेचुइटी देगा, आपको कुछ लीव्स वगैरह देगा, कुछ मेडिकल लीव मिलेगी, कुछ एजुकेशन लीव मिलेगी, मतलब एक बेसिक ऑफिस में जैसा काम होता है वैसे चलेगा, ठीक है। लेकिन ये तो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गई, ठीक है, जहाँ पे आपको आपका एक प्रोविडेंट फंड बन जाएगा, आपको कुछ लीव्स मिलेंगी, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जो भी ये सब कुछ। लेकिन सपोज करो कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो, जहाँ पे आपका और एम्प्लॉयर का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है, उसको नहीं पता भाई कि जोमेटो के अंदर ही अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको वो हायर की नहीं पता, तो वो गिग वर्कर है, उसको उतने पैसे मिल रहे हैं जितना वो काम कर रहा है, तो इनको कहते हैं गिग वर्कर। अब गिग वर्कर के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सपोज करो कि आप एक टेलर हो, ठीक है, आप एक टेलर हो, आप कपड़े सिलते हो, जितने कपड़े सिले उतने आपको पैसे मिल गए, इसमें आपका आपके पास कोई प्लेटफॉर्म थोड़ी है, तो आप एक नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर हो। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं? ऐसे जिनके पास एक प्लेटफॉर्म है, जैसे जोमेटो है, जोमेटो के वर्कर के पास जोमेटो का प्लेटफॉर्म है, अन अकेडमी के वर्कर के पास अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिनके पास प्लेटफॉर्म होता है वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जिनके पास कुछ नहीं है, खुद से काम कर रहे हैं, वो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, ठीक है। अब ये न्यूज में इसलिए कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है कि इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसके अंदर बताया गया कि इंडिया का जो मतलब 5 मिलियन के अराउंड जो आबादी है ना, वो गिग वर्कर्स है, और एनुअल ग्रोथ रेट 13% की चल रही है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान थोड़ी रखना है। इसने सजेस्ट किया है कि एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज होना चाहिए। अभी तक तो नहीं था। सोशल सिक्योरिटी कवरेज क्या होता है? मतलब कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, अगर किसी को कुछ बीमारी हो गई तो उसको मेडिकल लीव मिलनी चाहिए, उसको कुछ प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, कोई सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कुछ प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो
इस स्कीम ने कहा कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, गिग वर्कर ऑफिशियली कहीं डिफाइंड है क्या इंडिया में? तो हाँ है। जब 2019 में, अभी सॉरी 20 में आपका जो कोड बिल रिवाइज हुए हैं, उसमें से कोड बिल ऑन एक कोड था ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसने गिग वर्कर को पहली बार डिफाइन कर दिया था, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस फ्रेमवर्क किसके रिस्पेक्ट में? तो ऑल्दो रेस वगैरह ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी बोला जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दिखे गिग इकोनॉमी तो ये कर देना, क्योंकि नीति आयोग ने ना कुछ फ्रेमवर्क्स बताए जिसको रेस फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिससे हम अपनी गिग इकोनॉमी को रोबस्ट बना सकते हैं, लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो रेस फ्रेमवर्क ध्यान रखना है। अब दूसरी एक रिपोर्ट है इंडिया की प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कितना आउटपुट निकला एज कंपेयर टू कितना इनपुट आया। तो ये किसने निकाला है? सरप्राइजिंगली आरबीआई, ठीक है। ये आरबीआई एग्जाम जो ग्रेड बी वगैरह किसी ने भरा हो तो ये उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट किसने निकाली। दूसरा टाइम बैंकिंग मतलब क्या होता है, सुनो। जनरली हम मनी बैंकिंग करते हैं ना कि हमारे बैंक में कितना मनी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी सर्विसेज स्पेशली जो विमेन केयर इकोनॉमी में, जो केयर इकोनॉमी क्या होता है, जैसे आप किसी को पाल रहे हो, बेबी सिटिंग कर रहे हो, पेट की सिटिंग कर रहे हो, केयर कर रहे हो, खाना बना रहे हो, इसके आपको पैसे नहीं मिल रहे, ये अनपेड एक्टिविटी है, पर इसकी कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपने पैसा नहीं दिया पर उसका टाइम गया, उस टाइम में वो हो सकता है 10 करोड़ कमा सकता था, जो उसने पूरी तरीके से अनपेड चला दिया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है टाइम बैंकिंग, कि आप एटलीस्ट जो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना उनका टाइम बैंक करो कि उन्होंने कितने टाइम काम किया है और उस हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन दो, ठीक है। फिर इसके बाद है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, ये आपको पता ही होगा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, बस इतना याद रखना, स्किल वगैरह के अंदर नहीं है, लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे लिंक्डइन है ना, वैसे ही इंडिया का लिंक्डइन है, ठीक है। बाकी सब कुछ नहीं देखना। फिर एक अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, बिल्कुल एकदम फालतू है, बस इतना ध्यान रखो। अटल जो टिंकरिंग लैब्स है, अटल इनोवेशन मिशन है, वो नीति आयोग का है, ठीक है। नीति आयोग का है अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज भी नीति आयोग का है। इसमें बस ये अलग कर दिया गया है कि अटल इनोवेशन मिशन ना सिर्फ इनोवेशन के लिए काम करता है, बोलता है कि आप लोग सब अपना इनोवेशन करने का तरीका बढ़ाओ, अप्रोच बढ़ाओ, उसकी हंगर बढ़ाओ। लेकिन अगर वही हम इंडियन सोसाइटी के लिए करें ना, स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी की नीड्स एड्रेस करने के लिए, तो वो करेगा अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, बाकी सब एकदम बकवास है, तो सब आपको नहीं देखना है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सेतु। सेतु इज सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। सीधे शब्दों में याद रखो, सेतु मतलब होता है ब्रिज। तो ये क्या करेगा, इंडिया के जो लोग हैं ना, जो स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, उन लोग को मेंटरशिप चाहिए। अब मेंटरशिप उनको कौन देगा? जो स्टार्टअप में सबसे अच्छा है। तो आपको पता है ना यूएस बहुत अच्छा है स्टार्टअप में, तो यूएस के लोगों से मेंटरशिप दिलाया जाएगा इंडिया के स्टार्टअप्स को। ये सेतु बनाया जा रहा है, ब्रिज बनाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम सेतु है, ठीक है। अब ये सब, ये स्टार्टअप इंडिया सब किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सेतु भी किसने डेवलप किया? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक। फिर इसके बाद मार्ग। मार्ग भी आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है, स्टार्टअप इंडिया के अंदर का प्रोग्राम है। यहाँ पे भी क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे भी आपको मेंटरशिप मिलेगी अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। इसके बाद गोल प्रोग्राम क्या है और ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट क्या है? तो बिना ज्यादा कंफ्यूज करे, देखो जी से जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, ग्रामीण उद्यमी, जीयूपी और गोल, तो ये दोनों ही ना ट्राइबल यूथ के लिए है। तो एक एक करके बता देती हूँ। गोल इनिशिएटिव ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है अलोंग विद फेसबुक, ताकि हम ट्राइबल कम्युनिटी, स्पेशली ट्राइबल यूथ को डिजिटली अपस्किल करें, उनको एटलीस्ट फेसबुक से चलाना सिखा दें, ठीक है। इससे क्या होगा, वो अपना जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये सब कुछ बेच पाएंगे, अवेयरनेस बढ़ा पाएंगे, मेन स्ट्रीम से लिंक कर पाएंगे। तो गोल इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। और ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट किसका है? ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है। उसके अंदर एक कॉर्पोरेशन आती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने ये लॉन्च किया जहाँ पे हम ट्राइबल कम्युनिटीज की स्किलिंग करेंगे। और ये ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा, ये सिर्फ अभी 6 स्टेट्स में होगा। 6 स्टेट आपसे कभी नहीं पूछेंगे, बस आप ये जी फॉर ट्राइबल ऐसे करके याद कर लो इसको,
ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की बात होती है तो सबसे पहले एमएसपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि साल में 2 बारी एमएसपी रिवाइज किया जाता है। और एमएसपी को अनाउंस कौन करता है? देखो, 2 बॉडीज आपको ध्यान रखनी है। एक है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और दूसरी बॉडी है जो इसके ऊपर की बॉडी है, ठीक है, विच इज CCEA, विच इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कमोडिटीज पे कितना एमएसपी रखना है, कितना रिवाइज करना है, ये डिसाइड करता है CACP। ये रेकमेंडेटरी होता है, ये एडवाइजरी होता है, लेकिन फाइनल इसको अप्रूवल देता है कैबिनेट कमिटी ऑन योर इकोनॉमिक अफेयर्स। दिस इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एमएसपी इस तरीके से डिक्लेयर होता है साल में 2 बार, एक खरीफ सीजन में होता है, एक रबी सीजन में होता है, ठीक है। टोटल कितनी क्रॉप्स कवर्ड है इंडिया में? तो आपका ये हो गया 12 क्रॉप्स, ठीक है, और ये हो गया आपका 11 क्रॉप्स। तो टोटल 23 क्रॉप्स इंडिया में एमएसपी के अंडर कवर्ड है। इसमें सबसे ज्यादा क्रॉप्स कवर्ड है सीरियल की, पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ली, ठीक है। और ऑयल सीड्स भी 7 कवर्ड है। बहुत सारी ऑयल सीड्स है, एक एक करके नहीं देखना। 5 टाइप की पल्सेस है इंक्लूडेड, ये भी आपको एक एक करके नहीं देखना। लेकिन ये 4 कमर्शियल क्रॉप्स आपको याद रखने हैं, एक कॉटन, एक शुगर केन, एक कोपरा और एक रॉ जूट, ठीक है। तो ये 3 तो कपड़ों का हो गया और एक कोपरा हो गया, ठीक है। तो टोटल 23 कमोडिटीज एमएसपी के अंदर अभी कवर हो रही है। एमएसपी स्टार्ट कब हुआ था? 1966 1967 के अराउंड, जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हो गया था, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया था? ताकि हम जो पुअर है उनको पीडीएस सिस्टम के अंदर बेटर सपोर्ट कर पाए। अब जो एमएसपी है, मैंने आपको बताया कि कौन उसको फिक्स करता है। इसको सबसे पहली बात तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है CACP, जो उसको रेकमेंड करती है, और इसको अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। साल में 2 बार इसको फिक्स किया जाता है। एमएसपी किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो एमएसपी इंडिया में, एमएसपी कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। पहले तो तरीके देखो, पहला तरीका होता है A2 फॉर्मूला। A2 फॉर्मूला मतलब एक फार्मर जब क्रॉप को ग्रो कर रहा था तो उसको कितने कितने इनपुट लगे, तो ये सिर्फ इनपुट बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। उसको सीड खरीदने में, फर्टिलाइजर, केमिकल, लेबर को हायर करने में, फ्यूल, इरिगेशन, फ्यूल लाने में, इरिगेशन करने में, इन सब में जितना भी इनपुट में एक्सपेंसेस लग गए ना, जो उसके खुद के नहीं थे, ठीक है, अपनी साइड से कुछ नहीं, जितना भी इसने मार्केट से खरीदा, भले वो लेबर क्यों ना हो, ये लेबर वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, जितना भी इसने मार्केट से खरीदा ना अपनी क्रॉप को रेस करने के लिए, वो सब A2 में आता है। लेकिन इंडिया में ये सोचा गया कि इंडिया में ना अनपेड फैमिली लेबर बहुत ज्यादा होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा देखा गया, इसीलिए A2 में ऐड कर दिया गया फैमिली लेबर। ये आपने कहीं से खरीदा थोड़ी, ये तो एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपकी फैमिली ने किया, और फैमिली को आपने पैसे नहीं दिए ये बोल के कि जब बाद में आपकी उपज होगी, हार्वेस्ट होगा, तो फैमिली को उसका ड्यू मिलेगा, ठीक है। तो जब A2 में हमने फैमिली लेबर इंक्लूड कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया, विच हैज बिकम एक्सेप्टेड फॉर्मूला टू कैलकुलेट एमएसपी इन इंडिया। इससे भी बेहतर एक फॉर्मूला होता है C2, लेकिन इंडिया ने इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। MS स्वामीनाथन ने अपने रिपोर्ट में सजेस्ट किया था कि C2 फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपने इनपुट तो कैलकुलेट कर लिया और फैमिली लेबर भी कैलकुलेट कर लिया, बट अलोंग साइड आप जो खेत में रह रहे हो, जो जमीन में रह रहे हो, उस पर कुछ इंटरेस्ट लग रहा होगा। सपोज आपने कोई मशीनरी खरीदी हुई है, मशीनरी आपने किराए में लेके रखी थी, तो किराए में उस मशीन को लेने का भी आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये रेंट और इंटरेस्ट पे अगर हम कैलकुलेट कर लेना A2FL वाले फॉर्मूले में, तो ये बनता है आपका C2। और C2 इंडिया में अप्लाई अभी नहीं होता है, ये रेकमेंडेड है। स्वामीनाथन कमेटी ने एक और चीज रेकमेंड करी कि जो एमएसपी है ना, ये टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से के 50% से ज्यादा होनी चाहिए हमेशा। तो अब ये देखते हैं कि CACP कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करता है एमएसपी कैलकुलेट करने से पहले। तो सबसे पहले तो ये देखता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब A2 कितना लगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है, डोमेस्टिक मार्केट कंडीशन कैसी है, इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन कैसी है, कंट्री के अंदर डिमांड सप्लाई कंडीशन कैसी है, ठीक है। फिर एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप के बीच में इंटर क्रॉप पैरिटी कितनी है, राइस की अलग चल रही होगी, व्हीट की अलग चल रही होगी, सोरगम की अलग चल रही होगी, इंटर क्रॉप पैरिटी। फिर उसके बाद ट्रेड कैसा चल रहा है रिलेशन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बीच में, ठीक है। फिर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं एमएसपी के कंज्यूमर्स पे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट को लगे कि एमएसपी बिल्कुल कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये सारे जो फैक्टर्स है फेवरेबल नहीं है,
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कंज्यूमर के ऊपर जो इफेक्ट होगा उसके मद्देनजर एमएसपी को कम कर सकती है, ठीक है, बिकॉज इम्प्लीकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, अब क्या होता है, एमएसपी वगैरह कर क्यों रहे हैं कि हम फार्मर को एक मिनिमम सपोर्ट अश्योर कर दें कि इतना तो हम लेके ही जाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एमएसपी इशू करती है, ठीक है, ये एमएसपी देके जो फार्मर होता है ये सेंटर का जो वेयर हाउस होता है इसमें अपने फूड को स्टोर करवा देता है। ठीक है, सेंटर क्या करता है फिर, एक सेंट्रल इशू प्राइस जारी करता है, सेंट्रल इशू प्राइस, और इस प्राइस पे स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोक्योर करती है सेंटर के गोडाउन से। ठीक है, फिर ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, ये फेयर प्राइस शॉप पे ये फूड ग्रेन्स देती है अगेन एट द रेट ऑफ सेंट्रल इशू प्राइस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एमएसपी कहाँ काम करते हैं, सेंट्रल इशू प्राइस वहां पे काम करता है। अब ये जो स्टेबिलिटी है ये सब हम कर क्यों रहे हैं कि मार्केट में स्टेबिलिटी है, फार्मर को एक अश्योर्ड इनकम मिले। तो लेकिन क्या होता है कि ये सारे जो कमोडिटीज हैं, स्पेशली जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं जैसे दाल, प्याज, आलू, ये एकदम बेसिक स्टेपल इंडिया के लिए, आलू प्याज के बिना काम नहीं चलेगा, दाल के बिना काम नहीं चलेगा, और ये बहुत जल्दी खराब भी होती है। इनको स्टेबलाइज करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाया गया था 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। इसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजिक बफर बना के रखते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम के स्ट्रैटेजिक बफर बना के नहीं रखते, पाडुर में एक है, विशाखापट्टनम में है, एक और एक जगह है, तो ऐसे ही ये तीन चीजों के भी स्ट्रैटेजिक बफर बना के रखें ताकि डिमांड सप्लाई इरप्शन की वजह से प्राइस डिस्टेबलाइज ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब यूरिया पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक इंस्टीट्यूट खुल गया है अभी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये कलोल गुजरात में है, और ये याद रखिएगा ये स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बना है, और ये किसने बनाया है, इसको ने, इसको ये बॉडी है, पीएसयू है बेसिकली, जो कि फर्टिलाइजर बनाती है, तो इन्होंने अपना पहला नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर या फिर प्रोडक्शन यूनिट बनाई है नैनो यूरिया की कलोल गुजरात में। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि नैनो यूरिया क्या होता है। नैनो यूरिया एक पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। यूरिया से क्या मिलता है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज वन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, सॉरी, जो प्लांट को चाहिए होते हैं। तो इसमें जब हम ऐसा यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया पहले से ही डालते थे, लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि इंडिया में बहुत ज्यादा यूरिया यूज होता है, मतलब सजेस्टेड तो शायद 4:2:1 है, मतलब एनपीके का जो रेशियो है, जो सही रेशियो बैठना चाहिए वो 4:2:1 होता है, लेकिन इंडिया में ना शायद ये 8:2:1 है। मतलब यूरिया, जो आपका यूरिया है या जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, और मोस्टली ये वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट हो जाता है, या तो जैसे आप इसको नीचे डालोगे जमीन पे, या तो ये ऊपर उड़ जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, या तो ये पानी की वजह से लीच हो जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा, तो प्लांट को मिल ही नहीं पाएगा। इसकी वजह से बहुत पैसे का वेस्टेज हो रहा था, किसान के ऊपर बहुत लोड आता था। तो हमने क्या किया, एक ऐसा यूरिया बनाया जिसका सरफेस साइज उसकी क्वांटिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, नैनो पार्टिकल्स, मतलब 20 से 50 नैनोमीटर के हमने ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं जिनमें यूरिया डला हुआ है। तो दिस इज नैनो यूरिया। ठीक है, इसकी बेनिफिट्स क्या है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। एफिशिएंसी मतलब कि अगर आपने 200 ग्राम यूरिया डाला हुआ है, मतलब अगर सॉरी आपने 100 ग्राम यूरिया डाला हुआ है तो 80 ग्राम प्लांट यूटिलाइज कर लेगा, तो 80% की इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, दूसरी चीज इसका, ये आपको पॉइंट याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, हायर सरफेस टू मास रेशियो, यानी कि इसका सरफेस एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। सरफेस एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ज्यादा यूरिया रिलीज हो पाता है प्लांट के पास या फिर सॉइल के पास। ठीक है, वहीं पे अगर आप एक छोटी सी बॉल बना दो तो ये रिलीज ही नहीं हो पाएगा, सारा का सारा नीचे चला जाएगा सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर। ठीक है, इसको सरफेस टू मास रेशियो हाई है। ठीक है, दूसरी चीज, इसने क्रॉप प्रोडक्टिविटी 8% तक बढ़ा दी, क्योंकि इसकी फील्ड ट्रायल हुए थे उसमें ये दिखा था 8% तक बढ़ गई है। और बाकी आपके कन्वेंशनल यूरिया के क्या नुकसान थे मैंने आपको बताया, लीचिंग और वॉलेटाइलाइजेशन। इंडिया का एम क्या है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूरिया का, इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता है। इंडिया को ना यूरिया का जो इंपोर्ट है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना है 2025 तक। इसीलिए इंडिया ने इनोवेशंस लाए, जैसे कि एक नीम कोटेड यूरिया, ये यूपीएससी में आया था कि नीम कोटेड क्यों किया हुआ है, तो नीम कोटेड किया है ताकि यूरिया जल्दी से वॉलेटाइल ना हो जाए, वेपराइज ना हो जाए एनवायरमेंट में।
ठीक है। और उसके बाद अभी हम लाए हैं नैनो यूरिया। कौन लाया है ये? पेटेंट किसका है? इफ्को का। और इफ्को का प्लांट कहाँ पे है? कलोल, गुजरात। ठीक है। ऐसे ही एक बार ये जब हम फील्ड ट्रायल्स में सक्सेसफुल हो जाएंगे नैनो यूरिया के, तो फिर हम नैनो डैप बनाएंगे। डैप क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में भी आपको क्या क्या मिलता है? एन, पी, आपको फॉस्फोरस की जगह फॉस्फेट मिल जाता है, और पोटेशियम नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, बस डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों आपको मिल जाते हैं। और ये इंडिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है, डैप। तो डैप का भी हमें नैनो वर्जन निकालना है। और आपको एसएसपी यानी कि फॉस्फेट, एसएसपी का भी आपको नैनो वर्जन निकालने की इंडिया का भी एम चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का एक और एम है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर का, टू क्रिएट वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इसका मतलब कोई भी कंपनी अगर कोई फर्टिलाइजर निकाल रही है तो इट विल नाउ बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ सिंगल टैग नेम कॉल्ड भारत। तो अगर आप यूरिया बना रहे हो तो आप उसको अपनी कंपनी का यूरिया नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे भारत यूरिया। आप उसको बोलोगे भारत पोटैश, आप उसको बोलोगे भारत डैप। ठीक है। इससे क्या होगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, क्वालिटी चेक होगा और एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट कम होगा। ठीक है। अगेन 2023 जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 2018 में बोला था कि हम मना रहे हैं इसको नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। और इसी साल में उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस को कि आप 5 साल बाद यानी 2023 में वर्ल्ड इंटरनेशनल मिलेट डे बनाओ। ये इंडिया ने ये प्रपोज किया है। तो यूनाइटेड नेशन बात मान गया। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। मिलेट बहुत अच्छी चीज होती है, इसमें सारे प्रोटीन, सारे विटामिन, आयोडीन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब भगवान का पूरा वरदान है मिलेट। न्यूट्री सीरियल है, सुपर फूड है, जितनी अच्छी अच्छी बातें सोच सकते हो या यूपीएससी पूछ सकता है वो सब कुछ है। थोड़ा सा टेक्निकली ये देख लेते हैं कि ये पोशी फैमिली का है। ठीक है, पोशी फैमिली, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग बिकॉज मेरे को इतना बायो का नहीं आइडिया है। तो ये इस फैमिली को बिलोंग करता है मिलेट्स जो है। इंडिया में कितने टाइप के मिलेट है? इंडिया में सारे टाइप के मिलेट्स मिलते हैं, ऑल टाइप ऑफ मिलेट्स आर अवेलेबल इन इंडिया। और इंडिया के जो मिलेट्स हैं वो जनरली ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के होते हैं। टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल सारे रीजन में उग जाते हैं, एकदम ढीठ होते हैं, कहीं भी आप इसको उगा दो, राजस्थान में उगा दो, मेघालय में उगा दो, केरला में उगा दो, कहीं भी उग जाएंगे। इंडिया की जो मेजर मिलेट वेराइटी है उसको आपको बीएसआर एक्रोनिम से याद रखना है। सबसे ज्यादा है बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट, उसके बाद है ज्वार यानी कि सोरगम, उसके बाद है फिंगर मिलेट यानी कि रागी। ठीक है, इसको आप BJR, बाजरा, ज्वार और रागी, इससे ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है मिलेट का? तो मिलेट सबसे ज्यादा ड्राईलैंड फार्मिंग में यूज होता है। ड्राईलैंड सबसे ज्यादा कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान में होगा। फिर उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद आता है तेलंगाना में, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में। बेसिकली बस नॉर्थ ईस्ट का राजस्थान याद कर लो, उसके बाद सारे साउथ के स्टेट्स हैं। ठीक है। अब आते हैं कि इंडिया में प्रोडक्शन कितना हो रहा है मिलेट का। ठीक है। तो एशिया की बात करें तो 80% एशिया का मिलेट प्रोडक्शन इंडिया में हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड का 20%। क्योंकि भाई वर्ल्ड में फिर मिड ईस्ट है और आपका अफ्रीका है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग अपनी जॉब छोड़ दें, तो ये लोग भी तो प्रोडक्शन करेंगे ना मिलेट का। इसीलिए वर्ल्ड के कंपैरिजन में 20%, लेकिन एशिया के कंपैरिजन में 80% मिलेट प्रोडक्शन इंडिया में होता है। अगर ट्रेड की बात करें तो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। देखो, इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद भी हम 5th नंबर पे हैं प्रोडक्शन पे, हमें तो फर्स्ट होना चाहिए था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लॉन्च करे। इनिशिएटिव किसने लॉन्च किए? एपीडा ने। एपीडा क्या है? एपीडा इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें क्या होता है? जो भी हम एक्सपोर्ट करना होता है उसको ये अथॉरिटी लेवरेज करती है, उसको सपोर्ट करती है। तो हमारा एम क्या है कि हम 2000 करोड़ मिलेट के एक्सपोर्ट कर दें 2026 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट 100 कंट्रीज में, ताकि हम ट्रेड, हमारी ट्रेड वाली रैंक बढ़ जाए, 5 से कम 3 या 2 तो हो जाए। ठीक है, तो हमें ये चाहिए। अब फिर खूब सारी भर भर के मिलेट की तारीफ, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, लैंड बचा लेता है, अर्थ बचा लेता है, सब कुछ मिलेट कर देगा। मतलब इस तरीके से आपको एक मिलेट के लिए अप्रोच रखनी है। ठीक है। एक ऐसे एक फेस्टिवल वगैरह भी मना लेते हैं रागी के ऊपर, रागी हब्बा फेस्टिवल कर्नाटका का, ये भी ध्यान रखना है, रखो नहीं रखना कोई इशू नहीं। एपीडा देख लेते हैं। एपीडा क्या करता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा भाई? एक्सपोर्ट मतलब कॉमर्स करना, तो कॉमर्स के अंदर आएगा ना। और ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1985 में स्टैब्लिश हुई, ईयर आपको याद रखना है। ठीक है।
इंडिया ने और क्या इनिशिएटिव किया मिलेट का, तो इंडिया ने ना एक मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि मिलेट्स को लेके, मिलेट्स को हम कैसे एशिया और अफ्रीका में बढ़ाएं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंडिया की है वो कैसे यहाँ अपनाएं और दूसरे वर्ल्ड की इंडिया में अपनाएं। इसके लिए इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2021 में नोबेल वो प्राइज भी मिला था। इन दोनों ने मिलकर, नीति आयोग और इसमें मिलके एक ऐसा गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। पोषण अभियान के अंदर भी न्यूट्री सीरियल्स को इंक्लूड कर दिया है ताकि अनीमिया वगैरह को हम काउंटर कर पाए, तो अनीमिया, स्टंटिंग, वेस्टिंग वगैरह। और एपीडा का तो बताई दिया एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। ठीक है, ठीक है। अरे कहाँ हो गई। अब राइस के बारे में देख लेते हैं। देखो, राइस का जो एक्रिएट है, जो एरिया है जिसमें राइस ग्रो हुआ है, वो 70%, 17%, 17% तक डिक्रीज हो गया है। ठीक है, क्यों हुआ है? कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, कोई भूकंप नहीं आ गया था, बस ऐसे मानसून की रेंज नहीं हुई। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया में राइस कल्टीवेशन कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया में जो राइस का प्रोडक्शन है ना, वो ऐसा है कि चाइना के बाद हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के। ठीक है, लेकिन हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस के। क्यों? क्योंकि चाइनीज को राइस खाना इतना पसंद है कि वो खा लेते हैं पूरा राइस, बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग प्रोड्यूस तो करते हैं, प्रोड्यूस करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो मच सो कि जब हम एक्सपोर्ट बास्केट देखते हैं ना इंडिया की, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या हुआ? मरीन गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, जैसे फिश, झींगा मछली, जो भी आपके रहते हैं, वो सब कुछ। उसके बाद नॉन बासमती राइस, और उसके बाद बासमती राइस, इन दिस ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है एक्सपोर्ट करने का राइस। ठीक है, तो इंडिया क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है। ग्लोबल शेयर कितना है? 40% से ज्यादा राइस तो हम ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट ज्यादा करते नहीं है, और प्रोडक्शन में हम सेकेंड नंबर पे। ठीक है, मेथड कौन कौन से है? तो एक तो डीआरआई मेथड है, ट्रांसप्लांटेशन है, एसआरआई सिस्टम है, ये एसआरआई डीआर, ये डायरेक्ट सीडिंग मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सारा यूपीएससी पूछ चुका है। इसका एसेंस याद रखना है यार, इसमें क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सीड्स कम यूज होंगी, पानी कम यूज होगा, ठीक है, वाटर कम यूज होगा। अब वाटर कम यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली मीथेन गैस कम आएगी, तो ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी इसमें। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसमें जो लेबर है, मैनुअल लेबर है, वो शायद बढ़ जाए। ये एक पॉइंट याद रखना, बाकी सारी चीजें तो कम होती है। ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह बढ़ती है। अब बासमती राइस पे आते हैं, तो बासमती राइस की कुछ वेराइटीज वगैरह प्रोड्यूस करी है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, वो सब आपको नहीं देखना। बासमती राइस पहला प्रोडक्ट था इंडिया का जिसको जीआई टैग मिला था, और ये इंडिया के तराई रीजन में मिलता है। तो तराई रीजन मतलब बहुत सारे स्टेट से, कौन कौन से स्टेट में जीआई टैग है बासमती का? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करो, हिमाचल आओ, उत्तराखंड आओ, फिर पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, यूपी जाओ, सारे स्टेट्स में जीआई टैग मिला हुआ है बासमती को। ठीक है, फिर एक राइस की पेरेनियल वैरायटी, यानी कि आप इसको एक बार उगा दो, एक बार सीड्स डाल दो, ये 8 बार तक आपको उपज देगी, हार्वेस्ट देगी। तो ये किसने डेवलप किया? सब पागलपन चाइना करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया है? PR23 वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया। फिर काला नमक राइस, तो नाम से ही लग रहा है कि काला नमक, तो सॉल्टी नहीं होता ये बस काला दिखता है। काला क्यों दिखता है? क्योंकि इसका ब्राउन हस्क होता है, इसका एक ब्राउनिश टेक्सचर होता है। तो ये वेराइटी को किसने बनाया है? पूसा इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच इज एट पूसा, बिहार। तो यहाँ पे बना है, अब तो ये शायद दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। तो ये काला नमक राइस इसने बनाया हुआ है। इसको बुद्धा राइस भी कहते हैं, इसको सेंटेड राइस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेड है, काफी खुशबू आती है। इसमें आयरन जिंक बहुत ज्यादा है, तो अल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी नहीं होती बुढ़ापे में। और इसको जीआई टैग मिल चुका है उत्तर प्रदेश से। काला नमक राइस को कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश से। जो जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली वैरायटी आपको कुछ ध्यान नहीं रखनी, सब बकवास बात है। राइस को उगाने के लिए क्या चाहिए? सुनो, कोई बहुत बढ़िया चीज तो चाहिए नहीं। ट्रॉपिकल क्रॉप इंडिया में सबसे ज्यादा उग रही है, तो ट्रॉपिकल मतलब क्या? टेम्परेचर 21 से 37 तो होना चाहिए ना, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मानसून से फेड होती है, खरीफ क्रॉप है, तो हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, सनशाइन बहुत होनी चाहिए, तभी मई जून के महीने में उगती है। ठीक है, और पानी का सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए, इसको स्टैग्नेंट वाटर चाहिए होता है। ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर होने की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है?
ऑक्सीडेशन होने लगता है और यहाँ पे आपको मीथेन गैस निकलने लगती है। इसलिए पैडी फील्ड आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब शुगर केन पे आते हैं। शुगर केन का कोई एनालिसिस करना नहीं है, वैसे शुगर केन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि इंडिया ना फर्स्ट हो चुका है शुगर प्रोड्यूसर में। पहले ब्राजील था, कि ब्राजील और इंडिया में फाइट होती रहती, पहले इंडिया था फिर ब्राजील बना, अब दोबारा इंडिया बन गया। तो इंडिया बहुत 5 साल बाद बना है, तो इंडिया के लिए बहुत खुशी की बात है। अब शुगर केन को एनालाइज कर लेते हैं। तो शुगर केन लार्जली 2 बेल्ट में बनता है, एक नदर्न इंडिया के, एक सदर्न इंडिया के। अभी ऑफ लेट क्या पैटर्न देखा गया था कि नदर्न इंडिया जहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा है, सॉइल बहुत फर्टाइल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी नदर्न इंडिया में शुगर केन की यील्ड कम थे एज कम्पेयर टू सदर्न इंडिया, यहाँ यील्ड ज्यादा थे। इसके पीछे क्या रीजन है ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये समझ जाओ कि ये अब जो पैटर्न है ये शिफ्ट हो चुका है। अभी हम ये देख रहे हैं कि नदर्न इंडिया में 42% इंक्रीज हो गया है शुगर केन के आउटपुट में, वेर एज सदर्न स्टेट में 32% तक का डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही, ये एनएसएसओ की रिपोर्ट ने बोला है। ऑल्दो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो ये बताता है कि इंडिया की नदर्न स्टेट में शुगर केन की प्रोडक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू सदर्न स्टेट, लेकिन रीसेंट ट्रेंड थोड़ा उल्टा जा रहा है। ठीक है, अब शुगर केन उगाना है तो आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। गन्ने में कितना पानी होता है, तो इतना पानी, और गन्ने को आप कब खाते हो, गर्मी में खाते हो, तो डेफिनेटली इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होगा, इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए होगा, टेम्परेचर 21 से 27, भाई राइस जैसे चाहिए होगा, राइस के साथ ही तो उगता है, खरीफ क्रॉप है ये भी। ठीक है, और गन्ने में इतना पानी कैसे आता है, क्योंकि वो ऐसी सॉइल में है जिसके पास मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी है, बहुत सारा पानी है सॉइल में। तो ऐसी कौन सी सॉइल होती है, ये होती है रिच लोमी सॉइल। ठीक है, तो सॉइल हो गया, रेनफॉल हो गया, रेनफॉल आपको ज्यादा ही चाहिए, अबव एवरेज चाहिए। ठीक है, और आपको टेम्परेचर मैंने बता दिया। अब आते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो शुगर केन का आउटपुट जो है, 1 मिनट में बताती हूँ, वो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद है यूपी में। ऑल्दो आप देख रहे हो कि साउथ में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र ने अभी भी उत्तर प्रदेश को आउटवे कर दिया। तो फर्स्ट है महाराष्ट्र और सेकेंड है यूपी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश मतलब व्हाट आर द रीजंस कि सदर्न इंडिया में शुगर केन प्रोडक्शन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। आप देखो कि महाराष्ट्र वगैरह में, जबकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर स्केसिटी चल रही है। ठीक है, ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू में पर्कुलेशन नहीं होता ग्राउंड वाटर का, इतना रिचार्ज इतना अच्छा नहीं, उसके बाद भी शुगर केन नीचे क्यों उगा रहे हैं, साउथ में क्यों उगा रहे हैं, नॉर्थ में क्यों नहीं उगा रहे हैं। पहली चीज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी साउथ में सबसे ज्यादा, साउथ वालों के पास पैसा है, मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं तो यील्ड बढ़ती है। दूसरी चीज फेवरेबल कंडीशन, इनको क्या चाहिए, ट्रॉपिकल। और ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसके नीचे ही ज्यादा सनशाइन आएगी ना, ज्यादा वार्म ह्यूमिड टेम्परेचर तो साउथ में ही होगा। तो एक तो ये है रीजन। ठीक है, दूसरी चीज प्रेवलेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें वाटर रिटेंशन हो। वाटर रिटेंशन 2 टाइप की सॉइल करती है, एक लोमी और एक ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, लैटिट्यूडल पोजीशन बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरी चीज की यहाँ पे कूल नाइट्स होती है, क्लियर स्काई होता है, लॉन्ग आवर ऑफ सनशाइन होता है, सब बकवास बात है, सब आपको नहीं देखना। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अभी तक यूपी टॉप पे चल रहा था, अब महाराष्ट्र हो गया। तो यूपी में डिक्लाइन क्यों हुआ, पहली बात क्योंकि यूपी का जितना भी गन्ना वगैरह था ना, ये इथेनॉल के लिए जाने लग गया, तो लोगों ने उसको उगाना कम कर दिया। दूसरी चीज, यूपी में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, वाटर लॉगिंग होगी, तो सड़ गई क्रॉप्स। तीसरी चीज, यहाँ पे एक फंगल डिजीज होगी जिसको रेड रॉट फंगस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यूपी में यील्ड डिक्लाइन होता है। अब आते हैं कॉटन इन इंडिया। देखो, कॉटन के बारे में जब आप सुनते हो तो आपको हमेशा से बीटी कॉटन नहीं याद आता। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बीटी कॉटन पे ही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट अभी तक बहुत स्ट्रिक्ट रही है ना बीटी कॉटन के लिए या फिर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट थोड़ा सा लिबरल हो गई है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो SDN1 और SDN2 टाइप की क्रॉप्स होती है, क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने कहा है कि जो SDN1 और SDN2 टाइप के प्लांट्स होता है ना, दे विल बी दे विल बी एग्जेम्प्टेड। अरे कहाँ गया ये, हाँ, दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेगुलेशंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1987 एंड जेनेटिकली और मतलब दिस रूल्स ऑफ 1989। ठीक है, तो ये इन दोनों रूल्स से अब मतलब थोड़ा सा बाहर हो गए, यानी कि आप इसको इजीली उगा सकते हो। तो भाई SDN1 और SDN2 क्या होता है, देखो कभी भी आप जब जीनोम एडिटिंग करते हो ना किसी क्रॉप की, जब भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हो, तो 2 चीजें करते हो।
या तो आप एक इंडिजिनस स्पीशी ले आओगे, ठीक है, इंडिजिनस स्पीशी को उसमें ब्रीड कराओगे, जिसकी वजह से, अरे यार, एक मिनट, हाँ, तो चलिए सॉरी, कोई आ गया था। तो मैं क्या बता रही थी आपको, एसडीएन। तो हाँ, सपोज करो कि आप किसी इंडिजिनियस बैक्टीरियम को ही, बैक्टीरिया का डीएनए लेके आपने अपनी कॉटन को और बेटर बना दिया। कैसे बेटर बना दिया? पेस्ट अटैक ना हो इसमें, इसकी यील्ड बढ़ जाए, ये सब कुछ कर दिया इंडिजिनियस ब्रीड को लेके। ऐसा कि जो आपका रिजल्टेंट क्रॉप है ना, ये काफी देसी बने, मतलब जो रिजल्टेंट क्रॉप है ये भी इंडिजिनियस टाइप का ही बने। तो गवर्नमेंट मानती है कि ऐसी क्रॉप्स ना इन्वेजिव नहीं होती, ऐसी क्रॉप हमें नुकसान नहीं देती। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 एंड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 3 मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप फॉरेन ओरिजिन के जो बैक्टीरियम्स होते हैं उनका डीएनए लाके अपनी ब्रीड के साथ मिक्स करा देते हो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा देते हो, जिससे जो ये बाहर की ब्रीड बनती है ना, रिजल्टेंट ब्रीड, ये काफी विदेशी बनती है। तो गवर्नमेंट सोचती है कि इससे हमें ज्यादा खतरा है, ये ज्यादा इन्वेसिव हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स को ईज ऑफ नहीं करता। SDN1 और SDN2 के लिए कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि जीएम की रेगुलेशन, जीएम क्रॉप्स की रेगुलेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको कौन हेड करता है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। और ये क्या करते हैं? कोई भी जीएम मटेरियल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका रेगुलेशन करता है। इंडिया में बहुत सारी जीएम क्रॉप्स बन रही हैं, लेकिन सिर्फ एक ही परमिट हुई है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, वो है बीटी कॉटन। खाने की कोई भी चीज अलाउड नहीं हुई है। आपकी जीएम मस्टर्ड भी नहीं हुई है, मस्टर्ड भी नहीं हुई है, और ब्रिंजल भी नहीं हुई है, ठीक है। हम सिर्फ उसका नाम पढ़ते रहते हैं। इनमें कौन कौन से बैक्टीरियम यूज हुए हैं ये आप एक बार देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये दोनों अभी तक कमर्शियली कल्टिवेट नहीं हुए हैं। कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए सिर्फ ओढ़ने और पहनने वाली चीजें जैसे कि कॉटन, ठीक है, यही अभी तक ऑफिशियलाइज हुआ है। अब जो बीटी कॉटन है ये बना किससे? तो ये बना था आपका, कहाँ चला गया, ये बना था सॉइल बैक्टीरियम। अरे यार रुको, इस पे दिया ही नहीं है कुछ ऐसा, थुरिनजेनेसिस ऐसा करके कुछ नाम था, मुझे खुद ही अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। एक बार ये देख लेना बीटी कॉटन किसका बना है। तो बीटी कॉटन के ना दो वर्जन बने थे। जो पहला वाला वर्जन था ये अच्छा था, हर्बिसाइड टॉलरेंट था, सब कुछ था। लेकिन एक कीड़े आ गए थे, पिंक बलवर्म, जिनको अमेरिकन बुलवर्म कहते हैं। ये ना इससे अटैक हो जा रहा था बार बार, तो इसीलिए इसको रिवाइज करके सेकेंड जनरेशन बीटी कॉटन बनाया गया। सेकेंड जनरेशन बीटी कॉटन अमेरिकन बुलवर्म को भी रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है। अब कॉटन की बात करें तो भाई इंडिया में ना एक ऐसी स्पीशी है कॉटन की जो कि नेचुरली जीएम है, मतलब नेचुरल जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब इस तरीके से कि इसमें ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, नॉन एलर्जिक प्रॉपर्टी, यूवी प्रोटेक्शन, ये सब पहले से नेचुरली प्रेजेंट है। तो ये क्या है? इंडिया का ब्राउन कॉटन। तो ब्राउन कॉटन को कंडू भी कहते हैं। ये कर्नाटका का कॉटन है, और ये देसी टाइप का कॉटन है जो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसको डाइंग की भी जरूरत नहीं होती। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, नॉन एलर्जिक है, यूवी प्रोटेक्शन उसमें अल्टीमेटली रहता है, डाइस की जरूरत भी नहीं होती। तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया टाइप का इंडिजिनियस ब्रीड है कॉटन का, जो कि कर्नाटका में मिलता है। अब कॉटन उगाने के लिए क्या क्या चाहिए भाइयों बताओ? तो आपको चाहिए, खरीफ क्रॉप है ये, तो आपको चाहिए बारिश, आपको चाहिए धूप, और आपको चाहिए पानी जो कि बारिश बारिश को स्टोर कर ले, वाटर को रिटेन कर ले। तो एक तो ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए, फिर आपको टेम्परेचर चाहिए 20 से 28 तक का, रेनफॉल चाहिए अबाउट एवरेज 55 से 110 तक की, और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। अगर पाला पड़ गया, ओस पड़ गई, तो ये क्रॉप पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। तो आपको 6 महीने का फ्रॉस्ट फ्री टाइम चाहिए, ठीक है, जब तक ये ग्रो नहीं करती तब तक। फिर इसके बाद है कि इंडिया में सारी जितनी भी कॉटन की स्पीशीज होती है ना, सारी की सारी कल्टिवेट होती है। तो एक स्ट्रीम वर्ड है ऑल, लेकिन ये करेक्ट है कॉटन के लिए ऐसे ही।
सिल्क के लिए भी, सिल्क की जितनी भी स्पीशीज होती है इंडिया में सारी कल्टिवेट होती है, ऑल। ऐसे मिलेट के लिए भी, ठीक है, मिलेट की भी सारी स्पीशीज इंडिया में कल्टिवेट होती है, ध्यान रखना। अब इसके बाद हमने देख लिया पिंक बुलवर्म कौन है, कीड़ा है जो ऐसे खा जाता है पंजाब और हरियाणा स्पेशली यहाँ के कॉटन को, तो इसके लिए क्या बनाया गया, सेकेंड जनरेशन बीटी कॉटन। और फिर जीएम मस्टर्ड है, जीएम मस्टर्ड किससे बनाया गया है, बैसिलस अमाइलो लिक्वी फैसियन से, ठीक है। और जीएम मस्टर्ड की ही एक, जो जीएम मस्टर्ड है उसको दो चीजों के ब्रीड करने से बनाया गया है, तो एक तो यूरोपियन ब्रीड है बार्ली हीरा, और एक इंडियन ब्रीड है वरुणा, ठीक है। इन दोनों को ब्रीड किया है हीरा और वरुणा को, तब जाके जीएम मस्टर्ड डीएमएच बना है, ठीक है, और डीएमएच 11 बना है। अब आते हैं जूट पे। तो देखो जूट इसीलिए न्यूज में है क्योंकि जूट भी जितना प्रोड्यूस होता है ना इंडिया से वो भी कम हो गया है। अब जूट इंपॉर्टेंट क्यों है, सुनो, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, पड़ोसी बांग्लादेश। ये फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन भी इसी के लिए कहते हैं। जूट को चाहिए क्या, तो जूट को चाहिए खूब सारा पानी और ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो उसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और टेम्परेचर चाहिए 24 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक का। ये कहाँ कहाँ पे ग्रो करता है, इसी रीजन पे ग्रो करता है। तो आपको उसको कैसे याद रखना है, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में करता है, मतलब आप एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जाओ, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद बिहार में करता है, फिर उसके बाद उड़ीसा में करता है, उसके बाद असम में करता है, ठीक है। ये वही सारे रीजन है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल मैंने आपको पढ़ाया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल में पूरा ओवरऑल होल प्रॉपर बंगाल यही था, और यहाँ पार्टीशन करवाने के लिए कहा गया था। तो ये सारे जो स्टेट्स है, ये सारे के सारे जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ऑर्डर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। फिर देखो रेनफॉल देख लो, रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए होती है, 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए, ठीक है, और स्टैंडिंग वाटर चाहिए। अब इंडिया में जूट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा क्या किया गया है, पहली चीज गवर्नमेंट ने ना मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप कोई भी फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हो ना तो उसको आपको सारे के सारे फूड ग्रेन 100% को जूट के बैग में ही पैक करना है। और शुगर जो है, अब क्या होता है, शुगर खराब हो सकती है, शुगर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। शुगर में पानी लग जाए तो खराब हो जाएगी पूरी, इसीलिए शुगर के लिए मिनिमम 20% की रिक्वायरमेंट करी हुई, 100 नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किसके लिए होता है, जूट के लिए। जूट के लिए एक लोगो बना दिया है, उसके लिए क्यूआर कोड बना दिया है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐप बना दिया है प्रोक्योरमेंट करने के लिए, सर्टिफाइड सीड साइंटिफिक टेक्निक इम्पार्ट करने के लिए केयर पोर्टल बना दिया है। मतलब गवर्नमेंट ने फालतू के बहुत काम किए। अब गवर्नमेंट की मेन एजेंसी है नेशनल जूट बोर्ड, की स्टैट्यूटरी बॉडी है, ईयर याद रखना 2008 में बनी, ठीक है। नेशनल जूट बोर्ड का हेडक्वार्टर है कोलकाता। कोलकाता में क्यों है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का, तो कोलकाता में हेडक्वार्टर है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, जूट का क्या करते हो, कपड़ा बनाते हो ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, ठीक। अब इसके बाद आता है एक कॉफी के लिए नया बिल आ रहा है। पहले अभी तक हम 1942 का एक्ट यूज करते थे कॉफी के लिए। आप यहाँ पे देखोगे 1942 का है, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कॉफी की ना बहुत अच्छी हिस्ट्री है, ठीक है। तो देखना अभी इंडिया में ये जो कॉलोनियल एक्ट चल रहा था ना, ये कॉफी को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट इसको चेंज करने वाली है 2022 के बिल से। इंडिया में कॉफी को गवर्न करने के लिए बोर्ड बनाया हुआ है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी बॉडी ही है शायद, और इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो कर्नाटका और केरला ये सारी जगह पे बनती है, ठीक है, मिलती है मतलब। और कॉफी बोर्ड, अगर जैसे कोई भी है नेस्ले वगैरह है उसको कॉफी एक्सपोर्ट करना है, तो वो सबसे पहले सर्टिफिकेट लेगी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का, ये इसका मेन काम है, एडवाइजरी रोल और एक्सपोर्ट के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। अब कॉफी इंडिया में आई कैसे, कॉफी इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, नेटिव नहीं है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि कोई क्रॉप नेटिव है इंडिया के, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही होता है, ठीक है। और कॉफी तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या हुआ था कि 1600 में बाबा बुदान नाम के एक इंसान थे, ये गए थे यमन घूमने, ठीक है। तो जब ये बोट से आए वहां पे उन्होंने कॉफी वॉफी पी, तो बोट से आए तो उन्होंने यहाँ पे कॉफी बीन्स ली, और बाबा बुदान हिल्स जो अभी वहां पे जो चंद्रगिरी हिल्स थी, जिनको अभी बाबा बुदान हिल्स कहते हैं कर्नाटका में, वहां जाके उसको रोप कर दिया। ये कौन सी वेराइटी थी, ये थी रोबस्टा।
रोबस्टा थी नहीं, ये थी अराबिका। अराबिका वेराइटी लाके उन्होंने उगा दी, और एक बार लोग को चस्का चढ़ा तो फिर कभी छूटा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे हम कॉफी उगाई जा रहे हैं सबसे, ठीक है। तो कमर्शियल प्लांटेशन कब से स्टार्ट हो गया? ब्रिटिश के टाइम से। इंडिया में सिर्फ दो वेराइटी ऑफ कॉफी प्रोड्यूस होती है, सिर्फ दो, ठीक है। कौन सी? अरेबिका और रोबस्टा। जिसमें से सबसे सस्ती, टिकाऊ और जल्दी उगने वाली है रोबस्टा, लेकिन सबसे महंगी और क्वालिटी वाली है अरेबिका, ठीक है। अरेबिका की मार्केट वैल्यू सबसे हाई है, रोबस्टा सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा 72% रोबस्टा मैन्युफैक्चर होती है। अब इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, सुनना, जहाँ पे बहुत ही देसी तरीके से कॉफी का कल्टीवेशन होता है। मतलब पहली बात तो हम शेड में इसको कल्टीवेट करते हैं, यानी कि टीक ट्री जो होता है ना, इसके साथ सिम्बायोसिस करके, मतलब नीचे कॉफी के प्लांट रहते हैं और बीच बीच में ना ऐसे ट्रीज बना दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि शेड में रहे। तो ये पूरे टाइम शेड में रहती है, शेड लविंग प्लांट है कॉफी। हैंड पिक्ड होता है और सन ड्राइड होता है। बाकी सारी जगह पे मैकेनाइज्ड होता है, लेकिन इंडिया की कॉफी का इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि काफी देसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अब कॉफी को चाहिए क्या? सुनो, कॉफी को चाहिए, अरे कहाँ चला गया, एक मिनट। कॉफी को चाहिए एसिडिक सॉइल, ये आपको ध्यान रखना है। एसिडिक कब बनता है? जब उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है ना, तभी वो एसिड निकालता है एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो ऑर्गेनिक मैटर वाला सॉइल चाहिए जो कि एसिडिक हो, फर्टाइल हो। ऑर्गेनिक मैटर होगा तो फर्टाइल अपने आप होगा, डीप होगा, यानी थोड़ा ब्लैक सॉइल होना चाहिए और ड्रेन्ड होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर स्लोप्स होने चाहिए। जो सस्ती वाली कॉफी है ना रोबस्टा, ये कहीं भी उग जाती है, उसको कोई स्लोप फ्लोप नहीं चाहिए। लेकिन अरेबिका को थोड़े से मॉडरेट स्लोप्स तक तो चाहिए, ठीक है। ये बाबा बुदान गिरी हिल्स जो है, ये सब अरेबिका उगाते हैं क्योंकि हिल में बन रहा है। इसमें देखो एलिवेशन भी कम लगता है, इसमें एलिवेशन ज्यादा लगता है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा लगता है, इसमें टेम्परेचर कम लगता है, थोड़ा ठंडा चाहिए, तभी हाईएस्ट एलिवेशन पे काम करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। एनुअल रेनफॉल इसकी कम है और अरेबिका की ज्यादा है। ये सब इतना ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये रखना है कि एसिडिक सॉइल और स्लोप्स और शेड। शेड भी एक चीज है जो कॉफी के प्लांटेशन के लिए चाहिए। इंडिया में कॉफी प्लांटेशन कहाँ होता है? प्राइमरीली साउथ स्टेट्स में होता है। तो एक तो आपका कर्नाटका, कर्नाटका में पूर्व बाबा बुदानगिरी हिल, जिसको पहले चंद्रगिरी हिल कहते थे, और चिकमगलूर। यहाँ पे कौन सी वेराइटी है? अरेबिका, महंगी वाली, ठीक है। रोबस्टा जो सबसे ज्यादा होता है वो कहाँ है? वायनाड, केरला, ठीक है। वायनाड इज ऑल्सो फेमस फॉर लेक्स। यहाँ पे अंडरग्राउंड राइस कल्टिवेशन होता है, सी लेवल के नीचे राइस कल्टिवेशन होता है। और आंध्र प्रदेश के अराकू वैली में अरेबिका, ठीक है। तो केरला के अलावा हर जगह अरेबिका है। अब आते हैं कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉफी बोर्ड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कॉफी एक्ट आपको पढ़ना नहीं है। कॉफी बोर्ड वगैरह किसके अंदर रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, क्योंकि जनरली ट्रेड के लिए है, ठीक है। अब तंबाकू पे आते हैं, टोबैको। टोबैको का क्या क्या यूज है? बहुत सारी चीजें। देखो इन्होंने कितने अच्छे से बताया, चुइंग, स्नफिंग, बीड़ी टोबैको, हुक्का टोबैको, सिगार, चीरूट, और आपका फ्लूक्यूड, वर्जीनिया टोबैको, ये सब इसके यूजेस है। और इंडिया टोबैको के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ, मतलब लेस देन 1% लैंड में 9% ऑफ टोटल ग्लोबल टोबैको प्रोडक्शन कर देती है। यानी कि इंडिया का टोबैको कल्टीवेशन की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। सबसे ज्यादा टोबैको कल्टीवेट होता है चाइना में, और चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। और एक्सपोर्टर में सबसे ज्यादा ब्राजील है, ब्राजील सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद आता है इंडिया। तो प्रोड्यूसर में कौन है? चाइना। एक्सपोर्टर में कौन है? ब्राजील। और दोनों में इंडिया सेकेंड नंबर पे विद रिस्पेक्ट टू टोबैको। ये कहाँ उगता है? सेमी ट्रॉपिकल है, ठीक है। सेमी ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल टाइप का क्रॉप है, जिसको फ्रॉस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। तो 4 महीने तक आपको उसको फ्रॉस्ट फ्री रखना पड़ेगा। ऐसे हमने क्या देखा था कॉटन के लिए, कॉटन भी फ्रॉस्ट फ्री रहना चाहता है, लेकिन कितने? 6 महीने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पतली पतली पत्तियां होती है ना, अगर बहुत तेज से हवा चला दोगे तो पत्तियां टूट जाएंगी, उग नहीं पाएंगी। तो इसलिए दे हेट हाई स्पीड विंड्स एंड दे हेट स्टॉर्म्स, दे कैन नॉट टॉलरेट इट। सॉइल कैसे चाहिए? थोड़ा बहुत, थोड़ा सा लोमी टाइप का सॉइल भी हो जाए, भले ही थोड़ा सा ह्यूमस कंटेंट कम हो, लेकिन आयरन वायरन बस हो जाए, उसमें भी चलेगा, मतलब किसी भी टाइप के सॉइल में उग जाता है, ठीक है। मेन टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर यूपी, आंध्र प्रदेश, फिर यूपी, फिर कर्नाटका। तो गुजरात आपको ध्यान रखना है और आंध्र प्रदेश ध्यान रखना है, ठीक है। टोबैको के लिए भी बोर्ड बना हुआ है, बताओ पता नहीं क्या कर रही है इंडिया। टोबैको का बोर्ड कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्योंकि बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है, गुंटूर में है, ठीक है। और कौन से एक्ट से आया था? 75 के एक्ट से आया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये।
कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? वही ट्रेड वाली, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कि रबर बोर्ड एंड प्लांटेशन इन इंडिया। तो रबर बोर्ड वगैरह भी किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैंने बताया रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर का है। रबर कहाँ प्रोड्यूस होती है? केरला में ना। केरला सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है रबर को। असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा केरला करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा केरला, फिर उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ स्टेट्स भी कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट भी यूपीएससी ने ना कुछ पूछा था, मुझे एकदम अभी अटक अटक के याद आ रहा है, लेकिन है कुछ ऐसा था, ठीक है। रबर बोर्ड का चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये देखो कि रबर प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए, इसीलिए केरला में होता है, ठीक है। केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए, तो 200 से लेके 400 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए। और इसको कैसा सॉइल चाहिए? लैटेराइट सॉइल। अब लैटेराइट सॉइल अपने आप ही, जो हेवी रेनफॉल एरियाज होते हैं ना, हेवी रेनफॉल, यहाँ पे लीचिंग हो जाती है सॉइल के अंदर, सारे न्यूट्रिएंट अंदर चले जाते हैं। तो ऐसी जो सॉइल होती है लीचिंग सॉइल, इसको क्या कहते हैं? लैटेराइट सॉइल। तो ये लैटेराइट सॉइल में उग जाता है रबर, ठीक है। इट शोज कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, उसको रेनफॉल सच में बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। फिर यार बस ये और देख लेते हैं डेयरी सेक्टर, फिर आज का सेक्शन हो गया, ज्यादा नहीं। देखो इंडिया ना बहुत जगह पे फर्स्ट है, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद हमारा मिल्क प्रोडक्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद इंडिया इतना सरप्लस हो गई है कि अब इंडिया में मिल्क का वेस्टेज होने लग गया है, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट हाईएस्ट है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। ओवाइन पॉपुलेशन, कैटल पॉपुलेशन में भी इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, और इंडिया किस किस में फर्स्ट नंबर पे? एक मिनट, देखो मिल्क में, पल्सेस में और जूट में, इन सबके प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, इन सबके प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट पे है, ठीक है। एक्सपोर्ट में फर्स्ट किसमें है? राइस में। राइस में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया सेकंड किसमें है? पेरिशेबल्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। और थर्ड किसमें है? सीरियल्स में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर फर्स्ट किस पे है? स्पाइसेस में। इंडिया से ज्यादा मसाला कौन देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये डेटा इंपॉर्टेंट था। डेयरी सेक्टर पे दोबारा आते हैं। तो इंडिया की बोवाइन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन में ये फर्स्ट है। टोटल मतलब 1/3% ऑफ, जो 1/3 तो नहीं, 2/3% ऑफ ग्लोबल मिल्क जो है वो इंडिया ही निकालता है। अब सबसे ज्यादा बोवाइन पॉपुलेशन, कैटल पॉपुलेशन कहाँ पे? यूपी में। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा मिल्क भी उत्तर प्रदेश से निकलेगा, फिर मध्य प्रदेश से निकलेगा, फिर गुजरात से निकलेगा, फिर आंध्र प्रदेश। तो आपको इस सेंट्रल बेल्ट याद रखना, यूपी, फिर राजस्थान, एमपी, गुजरात, ये सेंट्रल बेल्ट याद रखना, इसी के स्टेट्स हैं। और यूपी फर्स्ट नंबर पे। इंडिया का जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो करनाल, हरियाणा में, ये आप याद रखना। और ये सब नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये सब कुछ नहीं देखना। गोपाल रत्न अवार्ड कौन देता है? तो गोपाल मतलब क्या? गोपाल जी किसके साथ खेलते थे? गाय के साथ। तो ये एनिमल से रिलेटेड कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री ने अनाउंस किया है कि हम लाइफ स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में जो भी अच्छा काम करेगा उसको गोपाल रत्न अवार्ड देंगे। दिस इज कंफर्ड अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल मिशन किसके लिए है? जो राइस राइस बोल रही हूँ, जो आपकी कैटल है उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी इंडिजिनियस ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए, डिजीज टॉलरेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब बाकी सब कुछ नहीं देखना है कि सुधन देख लो, सुधन या फिर सुधान। तो ये क्या है? ये ट्रेडमार्क है, ठीक है। ट्रेडमार्क टाइप का फर्टिलाइजर है जो कि गोबर से बनता है, काउ डंग से बनता है फर्टिलाइजर, इसको कहते हैं सुधान। और ये किसने बनाया है? एनडीडीबी ने। एनडीडीबी जो भी है ना, इसमें लिखा है ना, हमारा इतना कंसर्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम फूड प्रोसेसिंग करेंगे और कल इकोनॉमी का लास्ट सेशन होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलिए फिर अपने अपने घर जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स। गुड नाइट।